अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं स्टेट क्राफ्ट और मैं हूं सैयद मुजम्मिल शाह। नाजरीन, बोंडा इंसिडेंट पर हमलावर की शनाख्त के हवाले से हम जो एक सोशल मीडिया वॉर या इसके लिए ज़्यादा सूटेबल लफ्ज़ प्रोपेगेंडा देख रहे थे, जिसमें प्रोपेगेंडा करने वाले मज़हब, मुल्क, नस्ल को टारगेट कर रहे थे, अब फ़िलिपाइन इमिग्रेशन के ऑफिशल्स ने तस्दीक कर दी है कि इन दोनों हमलावरों साजिद अकरम ने इंडियन पासपोर्ट जबकि इनके बेटे ने ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट पर इसी साल नवंबर में फ़िलीपींस का सफ़र किया, जिसके बाद तहकीकात का दायरा कार मज़ीद वसी हो चुका है। ऑस्ट्रेलवी पुलिस भी इस बात की तहकीकात कर रही है कि बाप बेटे ने हमले से कबल फ़िलिपाइन का सफ़र क्यों किया था, लेकिन हम यहाँ पर बेसिक सी बात मेंशन करना चाहेंगे कि किसी भी अफसोसनाक वाक़े पर जो ब्लेम गेम या प्रोपेगेंडा शुरू हो जाता है तो दहशतगर्दी या दहशतगर्दों को किसी मज़हब, मुल्क या नस्ल से नहीं जोड़ना चाहिए और ना ही इसका इनसे कोई ताल्लुक़ होता है। बहरहाल आज 16 दिसंबर भी है। इस दिन को हम इसलिए याद कर रहे हैं कि इस दिन हमें दो बड़े सानेहात का सामना करना पड़ा। एक तो 16 दिसंबर 1971 जिस दिन सकूत ढाका हुआ था, जबकि दूसरा सानेहा इसी रोज़ पेश आया जब दहशतगर्दों ने APS पेशावर पर हमला किया। अब 16 दिसंबर 1971 की बात करें तो इसकी जब भी बात होती है तो कोई इसे गलती करार देता है, कोई गलती के साथ सियासी का लफ्ज़ इस्तेमाल करता है, कहीं साजिश का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया जाता है और कहीं नाकामी का भी जिक्र होता है। और यही वो कन्फ्यूजन है जो हमारे लिए इतने बड़े वाक़े से कोई सबक सीखने में रुकावट बन जाती है। सानेहा APS की अगर बात करें तो इस अफसोसनाक वाक़े के बाद कम अज़ कम तमाम लोग इस पॉइंट पर तो मुत्तफ़िक दिखाई दिए कि अब मुल्क से शिद्दत पसंदी का ख़ात्मा होना चाहिए और इसके ख़ात्मे के लिए एक 20 नकाती नेशनल एक्शन प्लान तश्कील दिया गया था, जिसके कुछ पॉइंट्स पर बहुत जोश से अमल दरामद भी हुआ। फिर 2020 और 21 के दरमियान जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, इसने इस पर नज़र सानी की और इसे 14 नकात तक महदूद कर लिया और फिर शायद ये हमारी प्रायोरिटी पर ही नहीं रहा। इस साल फिर हम डिस्कस कर रहे हैं कि दहशतगर्दी की जो एक नई लहर है वो हमारे लिए कितना बड़ा ख़तरा है। इस पर फिर इल्ज़ामात का सिलसिला जारी है और यूँ लगता है कि इस तमाम सूरत हाल से हमने शायद कुछ नहीं सीखा। सियासत पर आएँ तो अदालती हुक्म के मुताबिक आज बानी PTI की इनके अहल खाना और वकला से मुलाकात का दिन होता है, लेकिन हम देखते हैं कि जब बानी PTI की बहनें या रहनुमा अडियाला जेल के बाहर आते हैं तो वहाँ गैर ज़रूरी रुकावटें खड़ी कर दी जाती हैं। अब शायद मुलाकात ना होने से ज़्यादा मुलाकात का होना एक ऐसी खबर बन चुका है जिसको अनयूजुअल कंसिडर किया जा सकता है। इसके अलावा वज़ीर आला KP जो 1 मार्च का इंदिया दे रहे हैं, क्या PTI का नेशनल चैप्टर जो ज़्यादा मफामती लाइन ले रहा है, क्या वो भी D चौक पर आने के लिए तैयार है? इसके अलावा सियासी कमेटी, फंड्स और बार काउंसिल इलेक्शन पर पार्टी में बहुत सारे इख्तलाफात भी मौजूद हैं, जिन पर बात करने के लिए हमें पार्टी के सीनियर रहनुमा अली मोहम्मद ख़ान साहब ज्वाइन कर रहे हैं। शुक्रिया आपके वक्त का अली साहब। PTI की अंदरूनी पॉलिटिक्स की अगर हम बात करें तो सियासी कमेटी की जो लिस्ट थी, बहुत से नाम उसमें से निकाल दिए गए, आपका नाम भी उसी में शामिल है। इसके अलावा आरिफ अलवी साहब हैं, सेनेटर अली ज़फ़र हैं, आज़म स्वाति हो, शाह फरमान हो। ये सारी सूरत हाल में मालूम ये होता है कि अचकज़ई साहब या फिर इलामा राजा नासिर अब्बास साहब, उनको प्रायोरिटी दे दी गई है आप पर या दीगर जो पार्टी के लॉयलिस्ट हैं। क्या इम्पैक्ट आएगा इसका और आपको लगता है कि ये एक टिल्ट है इस बात की तरफ कि मफामत की अब ऑप्शन बची नहीं है, इसलिए उन लोगों को लेकर आए हैं जो रेजिस्ट कर सकते हैं? बहुत शुक्रिया मुजम्मिल साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। मेरे ख्याल में इस फैसले को बेहतर किया जा सकता था और जो पुराने सियासी कारकुन हैं जमात के, उनकी मौजूदगी से फैसला साजी का अमल जो है वो ज्यादा वो बेहतर हो सकता है, उसकी क्वालिटी बेहतर हो सकती है। जैसे मिसाल साबिक सदर जनाब आरिफ अलवी साहब हैं या सीनियर तरीन सियासतदान साहब हैं, इस तरह के जो लोग हैं तो उनकी हर मौजूदगी से मुझे तो इसमें एक सियासी महसूस होता है। लेकिन बहरहाल अभी एक फैसला सलमान राजा साहब ने लिया है, जनरल सेक्रेटरी हैं, तो वो जिस टीम के साथ कंफर्टेबल महसूस करते हैं मेरे ख्याल में हमें सपोर्ट करना चाहिए। मकसद कमेटी नहीं है, मकसद किसी एक शख्स का अंदर या बाहर होना नहीं, मकसद ये है कि इमरान खान साहब की और हमारे बाकी जो सीनियर तरीन अकाबरीन हैं उनकी रिहाई हो और ये जमात वापस जो है उस तरह परफॉर्म करना शुरू करे जिसका एक सेंट्रल सिस्टम हो, जिस तरह होता था, जिसका एक चेयरमैन वर्किंग उसका पूरा एक निजाम हो, उसके दफातर, उसका मरकजी दफ्तर, उसका पूरा एक जो अंदर पार्टी की एस्टैब्लिशमेंट होती है वो वर्किंग ऑर्डर में आ जाए।
तो उसके लिए हमें कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे। अब अगर उन्होंने ये फैसला किया है, मेरे ख्याल में हम उनको सपोर्ट करते हैं, देखते हैं, गुड विशेस विद देम। एक चीज है कि अचकजई साहब और दूसरे जो हैं अलामा नासिर, उनको किसी पे प्रायोरिटी नहीं दी, बल्कि उनको इसलिए रखा है। खान साहब ने जो लॉजिक दी थी वो यही है कि अगर मैं किसी को भी अपोजिशन लीडर बनाऊंगा तो उसके खिलाफ भी पर्चे करेंगे, उसको उठाएंगे, पता नहीं क्या करेंगे। तो उनको लगाया है क्योंकि उनकी जमात भी डिफरेंट है, पुराने सियासी लोग हैं, तो इस वजह से एक तरह से अपनी जमात को महफूज भी रख रहे हैं और थोड़ा सा एक फैला दिया है और भी सियासी जमातों को लेके आगे हैं। अब ये जो पॉलिटिकल कमेटी बनी है, ये कोई परमानेंट ऐसा नहीं है मेरे ख्याल में। ये तो ऐसी एक तहरीक इस वक्त एक ऐसी सिचुएशन में दाखिल हो गई है जहाँ इमरान खान साहब की रिहाई हो, एक बार खान साहब बाहर आते हैं, उसके बाद उनकी फिर मर्जी है किसको किसमें रखते हैं, किसको नहीं रखते हैं। लेकिन अली साहब, ये आपने कहा ना कि उनको प्रायोरिटी नहीं दी गई। कोहाट जलसे में भी तकारीर हुई कि अगर तहरीक चलानी है पीटीआई को तो फिर उसका ऐलान भी अचकजई साहब या इलामा नासिर साहब कर सकते हैं। दोनों पीटीआई से इनका ताल्लुक नहीं है, तो वर्कर तो आपसे रिलेट करता है, मेजॉरिटी आपकी है, स्ट्रीट पावर आपके पास है। अचकजई साहब के पास या इलामा साहब के पास तो कोई स्ट्रीट पावर नहीं है, तो वो क्यों ये कॉल देंगे? और इससे वर्कर पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा जो कि आपसे रिलेट करता है, उनसे नहीं करता? देखिए, कुछ तो इसमें इन चीजों के जवाब जो है वो चेयरमैन या जनरल सेक्रेटरी दे सकते हैं, क्योंकि जो इस जिम्मेदारी दी गई है जिन ओहदेदारों को, तो कुछ फैसला सारी उनकी होती है। जैसे हर चीज में हमारा इनपुट नहीं होता। हम पॉलिटिकल कमेटी में थे तो आप राय दे सकते हैं, अपना जो है फैसला इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। मैं शहरियार खान अफरीदी जैसे लोग या शौकत सफदई जो पुराने लोग हैं, या इवन फॉर दैट मैटर आजम स्वाति साहब या जो बाहर बैठे जुल्फे बुखारी हैं, कोई मशवरा देगा तो मशवरा देंगे। लेकिन अगर आपके पास कोई इंतजामी ओहदा नहीं है, अब जनरल सेक्रेटरी नहीं है, अब चेयरमैन नहीं है, अपोजिशन लीडर नहीं है, या आपको कोई और जिम्मेदारी नहीं दी, तो फिर आप फैसला नहीं कर सकते। इसलिए फैसले के लिए उनकी तरफ देखना लेकिन, लेकिन अली साहब, पार्टी में फैसला साजी के लिए उन्होंने हमने इत्तेहादियों को जिम्मेदारी दी है, और जो चेयरमैन है या जनरल सेक्रेटरी हैं उनको जिम्मेदारी दी है। हमसे तो मैक्सिमम सपोर्ट चाहिए, हम सपोर्ट देंगे इंशाल्लाह। और मैं नहीं समझता कि कोई भी तहरीक इंसाफ का लीडर इस वक्त जो मौजूद है वो नहीं चाहेगा। नहीं, हमने तो ये सुना है अली साहब, हमने ये सुना है कि जनरल सेक्रेटरी साहब तो खुद इलेक्टेड आदमी नहीं है। पार्टी में ये सेंटिमेंट पाया जाता है कि जो इलेक्टेड लोग हैं, जो पार्लिमानी पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, स्पेस रिक्लेम करना चाहते हैं, प्रायोरिटी तो उनको ही देनी चाहिए। तो ये राय है पार्टी के अंदर कि सलमान राजा साहब का ये तमाम फैसलों का करना कोई इतना मुनासिब मामला नहीं है? नहीं, तो मुनासिब नहीं है कि मैं अपनी जनरल सेक्रेटरी पे इस तरह कोई बार बैठ के कमेंट करूं। पार्टी के अंदर हम अपनी राय देते हैं, लेकिन उनको नामजद जनाब इमरान खान साहब ने किया है। तो मैं ये समझता हूं कि अगर मैं हूं या फॉर दैट मैटर कोई भी शख्स है, उसको अगर इस फैसले पे कोई रिजर्वेशन है तो उसको तो फिर खान साहब से बात करनी चाहिए। लेकिन जब तक खान साहब ने उनको जनरल सेक्रेटरी बनाया है, मैं चूंकि एक तंजीमी आदमी हूँ, हमेशा पार्टी की तंजीम के तहत चलता हूँ। मेरे ख्याल में अपनी रिजर्वेशन आप पार्टी के अंदर रखें। जिस चीज पर इख्तिलाफ हो मैं खुल के करता हूँ, राजा साहब के सामने भी बात सारी चीजें मैं रख देता हूँ, गौर साहब के सामने, खान साहब जब होते उनके सामने भी रखता था। लेकिन जब पार्टी ने एक फैसला ले लिया, एक शख्स को जनरल सेक्रेटरी लगा दिया, उसको अपोजिशन लीडर किसी को लगा दिया, तो फिर आपका की जिम्मेदारी बनती है उसको आप सपोर्ट करें। मैं दोबारा ये कह रहा हूँ कि ये एक हंगामी सूरत हाल है, एक इमरजेंसी मेजर्स हैं। जब पार्टी वापस अपनी न्यू नॉर्म पे आएगी, इमरान खान साहब बाहर आएंगे, उसके बाद मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब ने खुद मेरे सामने ये बात की थी 16 फरवरी 2024 को, पिछले साल इलेक्शन के बाद। उन्होंने कहा था कि जब मैं बाहर आऊंगा इस पार्टी में हम एक प्रॉपर बड़ा इंट्रा पार्टी इलेक्शन दोबारा करेंगे। तो जब जो आपकी बात है ना कि इलेक्टेड, तो यस, मैं आपके सामने अगर बैठा हूं तो मैं एक जमहूरी प्रोसेस की पैदावार हूं। एमएनए तो एक अलग बात है, जो मैं एमएनए हूं, लेकिन 2013 में जब मुझे पहली बार टिकट मिला था तो खान साहब मुझे जाती तौर पर नहीं जानते थे। मर्दान से जिली सदर का इलेक्शन मुझे टिकट मिला था, वो कारकुनान की तरफ से थ्रू इलेक्टोरल प्रोसेस आया था। तो यस, यू आर राइट, इलेक्टोरल प्रोसेस होना चाहिए। लेकिन इस वक्त जब इमरान खान जेल में है और सूरत हाल बड़ी खराब है, दिगरगू है, इस वक्त तो पार्टी नहीं, इसमें लेकिन ज्यादा इन्हिसार तो वर्कर पर ही होगा ना, ताकि वो प्रेशराइज कर सके, मोबिलाइजेशन हो। तो एक पॉइंट ऑफ कंसर्न ये भी है कि एक तासुर पाया जाता है कि अब जो वर्कर है वो एग्जॉस्ट हो चुका है। अता तारड़ साहब भी कह रहे हैं कि पीटीआई का वोटर अब मायूस होकर घर बैठ गया है, और पेशावर जलसे में टर्नआउट कम होने की वजह से हमने ये भी सुना कि शो कॉज नोटिस गए हैं कि आप लोग क्यों नहीं लेकर आए। तो जो आपकी स्ट्रेंथ थी अब पार्लियामान में तो आपसे ले ली गई, स्ट्रीट पावर पे भी इफेक्ट आ गया। मैं तो जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब है उनकी बात से मैं नहीं एग्री करता।
हमारी स्ट्रीट पावर की बजाय वो अपने वोट को इज़्ज़त पे बयानी की फिक्र करें, जिस पे लोगों ने उनको सर पे रखा था, पलकों पे बैठाया था मुस्लिम लीग नून को। हमारी हुकूमत, इमरान खान बतौर वजीर आजम, हमारे दौर में 10 का इलेक्शन आपको याद होगा, बड़े बड़े क्राउड्स पुल किए थे मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने। क्या वो कर सकती हैं? क्या हो गया तारड़ साहब, कहाँ गलती हो गई? कुछ तो गलत हुआ है। और वो क्राउड पुल, देखिए इमरान खान एक क्राउड पुल तो थे, हैं एक बड़े लीडर हैं, लेकिन इस बात को करने में कोई अमर माने मुझे नहीं है कि 2021 के एंड में जब हमारी हुकूमत के आखिरी अयाम थे, आखिरी महीने 2, 3, 4 चल रहे थे, तो पॉपुलैरिटी ग्राफ जो है वो नहीं था जो आज है। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि हमने एक अवामी लाइन ली। के बाद इमरान खान साहब से लोग जुड़ते गए, क्योंकि वो प्रो डेमोक्रेसी लाइन ले रहे थे, वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट आप उसको कह सकते हैं या उसको प्रो कॉन्स्टिट्यूशन कह लें। तो तारड़ साहब, आपकी जमात को क्या हो गया? मियां साहब की वोट को इज्जत दो का बयानिया कहाँ चला गया? जहां तक आपका दूसरा वो नुकता है कि पेशावर जलसा, उस पर मैं कहूंगा कि जलसा बेहतर था, और भी बेहतर हो सकता था, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप शो कॉज नोटिस दें। ये सियासी जमात है, इसमें वॉलंटियर्स होते हैं, कारकुन को कोई तनख्वाह नहीं देता, वो प्यार से मोहब्बत से काम करे तो वो और ज्यादा जोर लगाता है। और मैंने इमरान खान को हमेशा देखा एक चीज, और सिर्फ इमरान खान साहब नहीं, जितने भी कोई बड़े लीडर होते हैं जो नजरियाती होते हैं, आप उनसे एग्री करें ना करें, लेकिन वो अपने लोगों को डंडे से या गुस्से से नहीं, वो प्यार से उनको एक जज्बा उनमें उभारते हैं। लोगों को वैसे ही दिल करता है कि इमरान खान को देखने जाए, उनकी बातें सुनने जाएं। इस वजह से देखो कारकुन को क्या है, अपना मुजामिल साहब, कारकुन में टिकट लेना है, कारकुन निर्णय नहीं बनना है। कारकुन तो तब आएगा जब आप उससे प्यार देंगे। तो मैं समझता हूं कि जलसा बेहतर था, इससे और बेहतर हो सकता है, लेकिन अगर किसी जगह किसी का कोई सुकुम रह गया है, आपने जो सवाल किया ना, लाया और उसको बात करें, वो समझ आता है। आपने सवाल किया ना तारड़ साहब से कि ऐसा क्या हो गया कि आपकी मकबूलियत नहीं रही, उसका जवाब जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट है ना, वो ये देते हैं कि उनको हुकूमत मिल गई। जिसको भी इस मुल्क में इस मुआशी सूरत हाल के हवाले से हुकूमत मिलेगी, वो गैर मकबूल हो जाएगा। ऑपोजिशन पॉलिटिक्स का दौर आ चुका है जी। आपके प्रोग्राम में शायद की थी आप हमारे, मैं कहता हूं, लोग कहते हैं ना बदतरीन नाकद, ये बदतरीन लफ्ज ठीक नहीं है, बेहतरीन नाकद है। बेहतरीन नाकद ये है कि आप देखें, यूथ मूवमेंट है हमारी यूथ मूवमेंट है ना जी। अब उसको मैं ये समझता हूं कि जिम्मेदारी बनती है मेरी बतौर इमरान खान साहब के पुराने एक कारकुन होने के, या खान साहब की खुद की, या उनके और भी जो सीनियर साथी हैं, कि ये यूथ खड़ी हो गई है, इस मूवमेंट को हम डिसिपेट ना होने दें, उसको पॉलिटिकल रखें और इस जमात को एक इदारा बनाएं। अली मोहम्मद और मेरी तरह के लोग आते जाते रहेंगे, लेकिन नए लोगों को एक प्लेटफॉर्म मिल गया है जो और जमातों में नहीं था। तो इसको हमने मौरूसी नहीं बनाना, इसको हमने शख्सी नहीं बनाना, इसको हमने नजरियाती रखना है, इसको हमने एक टारगेट ओरिएंटेड रखा है कि यूथ को एक होप मिले। हमने जो सुकम है, जो गलतियां जो आप भी अक्सर उसका जिक्र करते रहते हैं, तो बेहतरीन दोस्त कौन होता है? बेहतरीन आपका नाकद वो होता है जो आईने में आपको आपकी कमजोरियां, तो ठीक है खान साहब जब निकलेंगे हम इसमें एक इंट्रा पार्टी इलेक्शन करेंगे, हम कोशिश करेंगे बेहतर अकाउंटेबिलिटी लेके आए, लेकिन उसका हल ये नहीं है कि इमरान खान को जेल में डाल दो, इस पार्टी को खत्म कर दो, बैन कर दो। ये आप इमरान खान से या पीटीआई से नहीं, उस करोड़ों यूथ से जुल्म कर रहे हैं जिनको न नून में न पीपल्स पार्टी में होप नजर नहीं आती। पाकिस्तान की खातिर वो इमरान खान से जुड़ते हैं। इमरान खान से किसी की रिश्तेदारी थोड़ी है, उनको लगता है कि इमरान खान या तहरीक इंसाफ कैन डू गुड फॉर पाकिस्तान। तो हासिल वसूल गुफ्तगू का ये है। अच्छा, ये जो तीनों बड़ी जमातें हैं, पीपल्स पार्टी देखिए कितना बड़ा उनका अच्छा एक स्लोगन था, रोटी कपड़ा मकान, मजदूर की जमात थी, किसान की जमात थी, या मुस्लिम लीग नून अपने आप को पाकिस्तान की बानी जमात कहती है ना, कि ये वो तो नहीं है जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग थी, पैरल वो लेगेसी को कहते हैं हम कैरी कर रहे हैं। तो एक अच्छी सोच उनकी भी थी, लेकिन क्या गलत हो गया? इन तीनों बड़ी जमातों को पावर पॉलिटिक्स में इधर उधर देख के गेट नंबर 4, 6, 7 की बजाय अवाम के आंगन से पावर में आओ, आप परफॉर्मेंस दो, परफॉर्मेंस बेस्ड आप गवर्नमेंट्स करो, मुकाबला करो। जैसे अभी सूरत हाल है, मरियम बीबी है, उधर वो हैं अपना मुराद साहब हैं, उधर बुक्ती साहब हैं, इधर सुहेल खान है। इनमें परफॉर्मेंस का मुकाबला होना चाहिए, अवाम फैसला करे। ठीक, अच्छा, ये कब वो दिन आएगा पाकिस्तान में जब हम मुहराती साजिशों की बजाय परफॉर्मेंस की बुनियाद पे जो है वो आगे बढ़े। ये मैं तो देखिए, मैं आई एम अ प्रोफेशनल, मैं वकील हूं, मैं सिविल इंजीनियर हूं। मैं जब पॉलिटिक्स में आया, मैं एक बात में थोड़ा सा मैं आज इस पे बोलना चाहता हूं, सिर्फ आधा मिनट। 2013 में मैं MNA बना, बैकग्राउंड लॉ का था, लेकिन बेसिकली वो साइंस का है।
तो हम सारी चीजें प्रिपेयर करके जाते थे। अदालत में आप बगैर प्रिपरेशन के जा सकते हैं, या एज एन इंजीनियर आप जा सकते हैं किसी एग्जाम में, ऐसी चीज में। मैं टॉक शोज में बाकायदा प्रिपरेशन करके आता था। असेंबली में जब जाता था, मौलाना फजल रहमान साहब, अच्छा वही साहब उस जमाने में थे, बाकी सीनियर क़यादत थी, और जमा उनके नोट्स में लेता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने देखा कि यहाँ तो किसी प्रिपरेशन की जरूरत ही नहीं है, यहाँ तो कोई प्रिपेयर होकर आता ही नहीं है, ना कोई शेडो गवर्नमेंट्स है, ना कोई रिजल्ट। बजट स्पीच में लोग जज्बाती, बजट स्पीच में तू मैं यार बजट है, आप अपनी सजेशंस दो, परफॉर्मेंस की तरफ आइए। आपने परफॉर्मेंस की बात की ना, गेट नंबर 4 को जरा आपने परफॉर्मेंस की बात की ना, मसला तो 1 पॉइंट एजेंडा का है ना पख्तूनख्वा के अंदर, फौज में रहना है। अच्छा, फौज को भी ये एहसास होना चाहिए कि ये तीनों बड़ी जमातें, तीनों ही मुहब्बे वतन है। बात परफॉर्मेंस की है, बात ये ना कि एक को नजदीक करे। ठीक है, आपने अली साहब परफॉर्मेंस का जिक्र किया ना, अब मसला तो 1 पॉइंट एजेंडा का है ना। जब पेशावर जलसे की तकरीर में हम ये सुनते हैं कि आज़ादी या मौत, तो मुझे तो वो सिक्योरिटी काउंसिल में ना ची गवेरा ने आकर यही 2 अल्फाज कहे थे, और दूसरा भगत सिंह साहब ने भी यही नारा लगाया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ। तो ये सीएम साहब की तकरीर समझें या कोई रेवोल्यूशनरी, कोई गुरीला वॉरफेयर शुरू होने लगा है, मतलब क्या है इसका? चे गुवेरा की आपने बात की तो इसलिए मैं मुस्कुराया। बस माजी में बहुत से लोग ऐसे गुजरे हैं जिन्होंने एक बहुत बड़ी बड़ी मूवमेंट्स खड़ी की हैं। सिर्फ चे गुवेरा नहीं थे, फिदल कास्ट्रो भी थे उनके साथ, वो एक और लेफ्ट की मूवमेंट थी। लेकिन मैं समझता हूं कि सुहेल नौजवान है और इस पार्टी की एक नर्सरी से वो आगे बढ़े। मुराद सीट के साथ उन्होंने काम किया है। वैसे रात मुराद को ख्वाब में देखा, दुआ मेरी उनकी सेहत बेहतर हो, छोटे भाई की तरह है, और मेरा उसका बड़ा साथ रहा है, बड़ा मैं उसको मिस करता हूँ। तो सुहेल की देखें, मैं आपको एक बात बताऊं मुजम्मिल साहब, सुहेल किसी बहुत बड़े बाप का बेटा, ये नहीं इज्जतदार फैमिली, लेकिन यह नहीं है कि बड़े मल्टी बिलियनियर थे या कोई बहुत बड़ी ऐसी लेगेसी है। आप जैसे मिडिल क्लास के लोग या हमारे मुल्क में जो एंकर्स हैं, उनको तो ऐसे बच्चों की, ऐसे नौजवानों को सपोर्ट करना चाहिए। यार ये कोई बड़े सियासी लेगेसी का नहीं है, बहुत बड़ा पैसे वाला नहीं है, मिडिल क्लास पढ़ा लिखा बच्चा जो है वो नर्सरी से होते होते अब वो सीएम बन गया। इट्स अ सक्सेस स्टोरी, व्हाटएवर मे बी द रीजन। अली साहब मेरिट देखना पड़ता है ना। बुजदार साहब के बारे में भी हमें यही मालूम हुआ था कि वो मिडिल क्लास से आए हैं, बुजदार साहब। कौन जी? तो खाली ये क्राइटेरिया तो नहीं? नो, मैं कभी भी उसके फेवर में नहीं रहा, ना वो पीटीआई का कोई वर्कर रहा था, ना कोई आईएसएफ का था, वो तो पता नहीं। चलिए, हमें 3.5 साल यही सुनने को मिला कि बुजदार साहब मुतवसत तबके से हैं, इसीलिए इन्हें बर्दाश्त किया जाए। नहीं, मैं जो बात कर रहा हूँ वो तो ये है कि जैसे मीना खान है, जैसे शाहिद खट्टक है, सुहेल खान है, या जिस तरह मुराद खुद थे, तो हैं, बल्कि अल्लाह उनकी जिंदगी दे। तो आईएसएफ फिर यूथ, मतलब है कि एक प्रोसेस से, इसी तरह पीपल्स पार्टी में लोग आते रहे हैं। चलिए, आई हैव द लास्ट 30 सेकंड्स, कोई तहरीक एक्सपेक्ट करें अब हम के चलाई जाएगी और अली साहब मौजूद होंगे फिर डी चौक में, या नहीं? देखें, कोई भी ऐसी तहरीक की मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, किसी ऐसे मूव की जहां आपके कारकुन को माथे पे गोली लगे। हम सियासी लोग हैं, गोलियां खाने या अपने बच्चों को खिलवाने नहीं आए। हम इस उम्मीद पे आते हैं कि इस मुल्क में जमहूरियत है, अदालत है, एहतजाज होगा, ज्यादा से ज्यादा आंसू गैस होगी, पकड़ लेंगे, अगले दिन निकल आएंगे। अगर तो ये है फिर ठीक, लेकिन अगर गोली चलानी है तो फिर और कोई आपको तरीका ढूंढना होगा, क्योंकि हर बच्चा किसी घर का बिलावल है, हर बच्चा जो है किसी घर का अली मोहम्मद है। तो हमें सियासी अंदाज में उसको लेके आना होगा, इस वजह से ऐसे सब एहतियात कर रहे हैं। अच्छा, साहब ने बार बार मीटिंग में ये बात की है कि मैं किसी को मरवाना नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ एक पॉलिटिकल मूवमेंट हो। मैं समझता हूँ पॉलिटिकल वर्कर हैं, उनकी इस बात ठीक है। बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब। उन्होंने कहा कि कोलैटरल डैमेज जो है वो वर्कर का नहीं होना चाहिए, सियासी तहरीक चलनी चाहिए। एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। चीन, रूस, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और तुर्कमानिस्तान के तेहरान में अफ़गानिस्तान के इशू पर इलाकाई कॉन्फ्रेंस से ये बात ज़रूर की जा रही है कि अब अफ़गानिस्तान के दीगर हमसाया ममालिक भी इस इशू को किसी एक या 2 ममालिक का मसला समझकर इग्नोर नहीं कर रहे, बल्कि इसको पूरे ख़ित्ते का मसला समझा जा रहा है। अब सवाल यह है कि क्या इसका इदराक अफ़गान गवर्नमेंट या तालिबान हुकूमत भी कर रही है? कुछ दिनों पहले हमने देखा कि अफ़गानिस्तान में उलमा कराम के इजलास में 5 नकात पर मुश्तमिल एक करारदाद को मंजूर किया गया था, जिसको तालिबान हुकूमत की सपोर्ट भी हासिल थी। इस करारदाद में ये कहा गया था कि किसी भी अफ़गान शहरी को
बैरून मुल्क अस्करी कार्रवाइयों में हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी और अगर कोई इसकी खिलाफ वर्जी करता है तो ये जायज़ नहीं है। अब क्या इस करारदाद से यह नतीजा अखज़ किया जा सकता है कि तालिबान भी ये रियलाइज़ कर रहे हैं कि TTP और दीगर गिरोह इनकी कार्रवाइयों से इनके लिए स्पेस मज़ीद कम हो रही है, और इससे ज़्यादा ये कि अफ़गान उलमा कराम की ये करारदाद पाकिस्तान के लिए कितनी पॉजिटिव है। इसके बावजूद के करारदाद में बैरून मुल्क सरजमीन में ना तो पाकिस्तान का नाम मेंशन है और ना ही अस्करी कार्रवाइयाँ करने वालों में TTP का नाम शामिल है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि 2 महीने से ज़ायद हो चुके हैं। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान तिजारती रास्ते बंद हैं। तुर्की, कतर और सऊदी अरब के इन्वॉल्व होने के बावजूद दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात नॉर्मलाइज नहीं हो पा रहे। पाकिस्तान का मौक़िफ़ यह है कि तालिबान हुकूमत TTP पर कंट्रोल करे, लेकिन तालिबान हुकूमत इसे पाकिस्तान का अंदरूनी मसला करार दे रही है। इन तमाम मौज़ूआत पर हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। ताहिर खान साहब मौजूद हैं, तजिया निगार हैं, और एयर कोमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब ज्वाइन कर रहे हैं, दिफाई तजिया निगार हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। खालिद साहब, आपसे आगाज़ करूँगा। ये बॉन्डाई बीच पर जो होता है, जिस तरह से इनोसेंट लाइव्स जाती हैं, इसमें एक डिसइंफॉर्मेशन की कैंपेन चली, 2 दिन तक पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगता रहा। अल्टीमेटली सामने यही आया कि ताल्लुक़ जो कल्प्रिट्स हैं उनका हिंदुस्तान से है। तो क्या समझते हैं कि ये इस नौइयत की कैंपेन चलाना, ये क्या अब इंडिया को इस तरह अकाउंटेबल ठहराया जाना चाहिए? उसकी वजह यह है कि ग्लोबल एक्सपोर्टर ऑफ टेररिज्म तो वो बाकी ममालिक को कहते हैं, लेकिन इस केस में कल्प्रिट भी खुद ही हैं। बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल साहब, आपने इनवाइट किया। देखिए, ये सीरीज है, कोई ये पहली दफा नहीं हुआ। उनकी जो क्रेडिबिलिटी क्वेश्चन मार्क हुई हुई है, और हम नहीं कर रहे हैं, थर्ड वर्ल्ड नहीं कर रही। पाकिस्तान पर तो ये इल्जाम लगाया जा सकता है कि हमारे उससे रिलेशनशिप ऐसे हैं कि शायद हम उनको बदनाम करने की कोशिश करेंगे। कनाडा में जो सिख पर हमला हुआ, वो कैनेडियन गवर्नमेंट ने कहा कि भारतीय हुकूमत स्पॉन्सर्ड था। उन्होंने ये नहीं कहा था कि कोई आइसोलेटेड टेररिज्म था। अमेरिका में हुआ तो उन्होंने कहा, यूरोप में सबको पता लग गया, एक्सपोजर हो गया हुआ है। ये मीडिया को एक्सप्लॉइट करना जो है वो बहुत जल्दी एक्सपोज हो जाता है। ये पुराना जमाना नहीं है कि अगर टेलीविजन एक चैनल होता था, कोई प्रिंट मीडिया सिर्फ होता था, आप अखबार एक दिन पढ़ते थे, अगर वो गलत होती थी तो दूसरे चौथे दिन जाकर तस्दीद हो जाती थी। हर एक के हाथ में मोबाइल की डिवाइसेज हैं, 200 400 चैनल आपके नेटवर्क पर मौजूद हैं। जितनी जल्दी आप फॉल्स एक नैरेटिव या परसेप्शन बिल्ड करने की कोशिश करते हैं, अगर गलत करते हैं, तो एक तो उसका नुकसान ये है कि उतनी जल्दी वायरल हो जाता है, स्प्रेड ओवर हो जाता है, सब स्क्रीन पर खोल के पढ़ लेते हैं। अगर हिंदुस्तान या इजराइल या अफगानिस्तान कहीं से पाकिस्तान का नाम लिया जाए तो चंद सेकंड्स में पूरी दुनिया में फैल जाता है। और खास तौर पर जो इंडिया का IT सेक्टर में ऑलमोस्ट 55% दुनिया का शेयर है, तो वो बहुत जल्दी फैल जाता है। ये तो हुआ नुकसान। एक एडवांटेज भी है। एक एडवांटेज ये है कि वो अब हॉस्टेज नहीं है लोग इन्फॉर्मेशन के, अब तो बल्कि इन्फॉर्मेशन फटीग हो रही है लोगों को। इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, इन्फॉर्मेशन सैचुरेशन इतनी जल्दी हो जाती है और काउंटर जल्दी हो जाता है। पहले फिल्टर होने में दिन लगते थे, बहुत कम लोग रीच आउट करते थे। अब सेन वॉइसेस हैं, तजिया निगार हैं, एनालिस्ट हैं, रिसर्चर्स हैं जो मीडिया के, वो बहुत जल्दी हकीकत तक पहुंच के उतनी ही जल्दी, जितनी जल्दी वो फैलाते हैं उतनी ही जल्दी निगेट हो जाती है। और नुकसान उस फैलाने वाले को होता है कि अपनी क्रेडिबिलिटी लूज करता है। आपके सामने ही है, सिर्फ अभी नहीं हुआ, आपने नोट किया मई के महीने में जो क्रेडिबिलिटी उनकी लॉस हुई, वो अभी तक वो ही नहीं रिकवर कर पाए। अमेरिकन प्रेसिडेंट 60 दफा कह चुके हैं जहाज ब्रांड न्यू ब्यूटीफुल एयरक्राफ्ट शॉट डाउन, फिर अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कई दफा कहा, लेकिन इंडियन एयरफोर्स चीफ तरन्नुम भी आकर कहते हैं कि 5-6 जहाज मारे, 2 महीने और गुजरते कहते हैं 10-12 जहाज मारे। तो देखिए, मीडिया के अंदर आजकल दुनिया अकाउंटेबिलिटी खुद ही कर लेती है। आपको बहुत जल्दी पता चल जाता है कौन सा चैनल, कौन सा सोर्स, कौन सा एंकर पर्सन क्रेडिबल है, रिलायबल है और ट्रस्टवर्दी है। तो आई थिंक ये उनको रियलाइज करना चाहिए कि गॉन आर द डेज, ये पुराने 60s और 70s और 80s तक तो ये चल जाता था कि आप नैरेटिव चलाएं और जब तक उसकी तरदीद होती थी या फिल्टर आउट होता था तो जिसको कहते हैं इट वाज टू लेट। लेकिन अब इट्स नेवर टू लेट। 24 घंटे के अंदर देखें, कल सुबह ये हादसा हुआ, अफसोसनाक है, हमारी हमदर्दियां, कॉन्डोलेंस उनके साथ है जो ग्रीड फैमिली है, चाहे किसी फिरके मजहब से ताल्लुक हो। हमारी दोपहर तक पाकिस्तान का नाम आ गया, जिसने भी किया, शाम तक शक में पड़ा और आज सुबह सब कुछ फिल्टर आउट हो गया। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि अब डिवाइसेस इतनी ज्यादा हैं, एक्सेस इतना ज्यादा है, अब वो पुराना जमाना नहीं है। मुझे अफसोस है कि हिंदुस्तान के खासतौर पर मीडिया अभी तक वही नेगेटिव टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहा है या वही स्ट्रैटेजी अपनाए हुए है जो 30-40 साल पहले थी। अब वक्त बदल गया है, उनको रियलाइज करना चाहिए। बिल्कुल, और ये डीबंक भी हो रही है, इसीलिए आपने ठीक कहा। ताहिर खान साहब, एक और मसला जो है वो इस खित्ते में, वो अफगानिस्तान में मौजूद जो आउटफिट्स हैं जो दहशत गर्दी को एक्सपोर्ट कर रही हैं, उससे मुतल्लिक है।
तेहरान में हमने देखा कि अफ़गान हमसाया ममालिक की एक कॉन्फ्रेंस होती है, चाइना मौजूद था, सेंट्रल एशियन स्टेट्स मौजूद थी, पाकिस्तान मौजूद था, लेकिन अफ़गान तालिबान उसमें शिरकत नहीं करते। बताया यह जाता है कि हम पहले ही राब्ते में हैं इन तमाम रियासतों से, तो इसका कोई ख़ास रैशनल हमें नज़र नहीं आता। आपको लगता है कि ये जो फोरम था इससे कोई प्रेशर एग्जर्ट होगा, TTP के अगेंस्ट कोई परसूट करेंगे वो, या आपको लगता है कि वो जो उनकी अंदरूनी मजबूरियाँ हैं, कंपल्जन्स हैं, उसकी वजह से ये कदम नहीं उठा सकते? ताहिर साहब। बहुत शुक्रिया जी। मेरी नज़र में जो ईरान ने बयान जारी किया था उसके बाद मीटिंग के बाद कल, तो उसमें उसी बयान में इन तमाम का मौक़िफ़ था, क्योंकि बयान में वो दे का लफ्ज़ यूज़ करते हैं कि पार्टिसिपेंट ने ये कहा, ये कहा, ये कहा, तो उसमें एक मैसेज तो अफ़गान तालिबान हुकूमत को एक पैगाम तो गया है, और पैगाम बिल्कुल क्लियर है। तशवीश जो है अफगानिस्तान में इन ग्रुप्स के से मुतालिक, वो न सिर्फ पाकिस्तान को है बल्कि अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट्स में भी है, बल्कि भी अक़वाम मुत्तहिदा में जब रिसेंटली डिस्कशन हुई है तो उसमें अक्सर जिन्होंने भी वहाँ खिताब किया, पाकिस्तान को सर हम एक साइड पर रखते हैं, लेकिन दूसरों की स्पीच इसलिए हम है कि अगर दूसरा मुल्क दो के मुतासिर हम ही हैं तो वो अगर बात करते हैं, फिर ईरान का जो एक जो फोरम है 6 नेबर जो अफगानिस्तान का है और रशिया, ये बड़ा अहम फोरम है, और ये बना इसलिए था 2021 में बना था जब तालिबान ने टेक ओवर किया था और पाकिस्तान ने इसका इनिशिएटिव लिया था, और इसका मकसद बुनियादी यही था कि इंगेज करे अफगान तालिबान की हुकूमत को, और काउंटर टेररिज्म उसका एक बुनियादी नुक्ता था कि उसके हवाले से अफगान तालिबान मतलब की मदद की जाए। और फिर काफ़ी सारी चीज़ें थी, इंक्लूसिविटी भी थी कि तालिबान के निज़ाम में दीगर लोगों का आना, फिर ह्यूमन राइट्स भी था, फिर वुमेन राइट्स का मसला था, फिर बच्चियों की तालीम का था। ये उस वक्त से ये सिलसिला चल रहा है, और इसकी मीटिंग हुई तालिबान ने उज़्बेकिस्तान में जो मीटिंग उसकी हुई थी उसमें फॉरेन मिनिस्टर लेवल की, तो उसमें वो शरीक थे। इस वक्त मंतिक समझ नहीं आई, मुमकिन है क्योंकि उनका जो बयान था उसमें भी बस दलील ये पेश की है कि वो इंपॉर्टेंस भी देता है, अहमियत भी देता है रीजनल ग्रुपिंग को, लेकिन ये नहीं बताया कि आप क्यों नहीं जा रहे, आपने क्यों इनकार किया वहां जाने का। मेरे ख्याल में उनके लिए अच्छा था एंगेज, वहां पर जाते, वहां पर अपना मौका रखते, दूसरों को भी सुनते तो अच्छा होता। फेस टू फेस जब आप जाते हैं, नहीं हो सकता है वो इंडिया से परमिशन ना मिली हो उनको, है ये तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन उनको जाना चाहिए था क्योंकि तालिबान को जरूरत है। तो लिहाजा अगर आप नहीं जाते तो आप एक अपॉर्चुनिटी मिस करते हैं, आप मौका हाथ से जाने देते हैं। तो और फिर लोगों को शिकायत का मौका भी मिलेगा कि अगर आप एक फोरम से वहां पर आपको दावत दी जाती है तो बड़ा जाना चाहिए था। ठीक है, प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। खालिद साहब, बुध के रोज़ 34 सूबों से हमने देखा कि अफ़गानिस्तान में सैकड़ों उलमाए कराम जमा होते हैं, एक करारदाद जो है वो पास करते हैं, और ये 5 नकाती जो इसका एजेंडा था सोशल मीडिया पर भी ये जाता है। इसका बड़ा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, मैं चाह रहा हूँ इस पर आप कमेंट करें, कि वो ये कि वो कहते हैं शरीयत भी ये परमिशन नहीं देती कि आपकी जो सरज़मीन है वो किसी दूसरे मुल्क के ख़िलाफ़ इस तरह से इस्तेमाल हो, कोई इंडिपेंडेंट फैक्शन इसको यूज़ करे। अब अगर इस्लामी अमारात अपने आप को आप कह रहे हैं तो ये जो उलमाए कराम है सारे, ऑब्वियसली ये उसके प्रोटेक्टर ही हुए ना, आइडियोलॉजिकल स्टेट है, तो क्या इनकी बात को भी संजीदगी से नहीं लिया जाएगा? मुज़म्मिल साहब जो इनके सरबराह हैं ये तो अपने आप को कहते भी अमीरुल मोमिनीन है, और आप इसकी ट्रांसलेट करें कि क्या होगा, मोमिन तो वो है जिससे सलामती निकले, दूसरों के लिए सलामती का बायस बने, और जिसके लिए बायस बने उसका अमीर कितनी बायस बनना चाहिए सलामती का दूसरे लोगों के लिए, तो इसी से इंटरप्रेट कर लें, नंबर 1। नंबर 2, देखिए जब ये बात करते हैं कि हमें एग्रीमेंट करना चाहिए, और अभी हम कहते हैं जी हमारा सीज फायर हुआ है 2, देखिए सीज फायर मैं जितना पढ़ा या पढ़ाया है ये 2 स्टेट्स के दरमियान होता है। ये तो स्टेट लाइक एक्ट ही नहीं कर रहे। स्टेट वो होती है जो इंटरनेशनल रूल्स को फॉलो करे, नेबरहुड के एक गुडविल को करे, ऑब्वियसली जैसे टेररिज्म एक्सपोर्ट ना होने दे, कोई दुनिया के जो एसओपीज दुनिया फॉलो करती है वो फॉलो करे, वो तो करते ही नहीं है, हम फिर भी इसको सीज फायर कह रहे हैं। लेकिन अफसोसनाक बात यही है कि ये ट्रेडिशनली उन्होंने एक्सटर्नलाइज करके ही अपना सर्वाइवल इंश्योर किया है ओवर द ईयर्स, आज का नहीं है। 1892 में चले जाएं, जब ये ड्यूरेंट लाइन का जो फेमस काम हो रहा है, अमीर अब्दुल रहमान जो थे इनके अमीर थे, उन्होंने ब्रिटिश से शिकस्त खाई, उनसे एग्रीमेंट किया,
अपना सारा एरिया दिया, फिर तावान के सेंस में कोई पे करते रहे और कुछ एग्रीमेंट हो गया कि मुझे इतना सर्वाइवल के लिए देते रहे कि मैं सस्टेन करूं। ये 1892 की मैं बातें कर रहा हूं। उस वक्त से लेके अभी तक आप देखें ये ट्रबलसम रहा है, उनका ये तरीकेकार ही रहा है कि हमने अपने डोमेस्टिक जो इश्यूज हैं उनको जब तक एक्सटर्नलाइज नहीं करेंगे एज अ टूल ऑफ डिप्लोमेसी, तो हमारा सर्वाइवल मुश्किल है। क्योंकि आपने देखा ना उनकी टेक्नोलॉजी उनके पास है, ना कोई एग्रीकल्चर है, ना कोई टेक्सटाइल है, ना कोई इंडस्ट्री है, ना कोई चीज ऐसी नहीं है जिसपे वो रिलाय करके कह सके कि ये हमारा सोर्स ऑफ इनकम है। तो उन्होंने जिसको बेस बनाया हुआ है, नहीं वैसे रिसर्चर्स कह रही हैं कि नारकोटिक्स सब है एक सोर्स। जी बिल्कुल कह रही है, लेकिन वो दुनिया उसको नहीं ना एक्सेप्ट करती। वो एक नॉर्मल जो इंटरनेशनल लॉज हैं या एथिक्स और मोरालिटी है उसको दुनिया नहीं मानती है। दुनिया तो तालिबान को भी नहीं मान रही। तो अफसोसनाक बात यह है कि जो 1996 से 2001 तक जो उनकी पहली हुकूमत थी, 3 मुल्कों ने इनको तस्लीम किया था, यूएई, पाकिस्तान, सऊदी अरब। तो ये तीनों ने इस दफा नहीं किया हुआ है। तो उनको सोचना चाहिए कि हमने क्या ऐसा किया है। क्योंकि देखिए क्या किया, मैं उसको समराइज कर देता हूं 3-4 पॉइंट्स में। ना वो अपनी काबिलियत शो कर रहे हैं कि हम कंट्रोल कर सकते हैं या दुनिया के इंटरनेशनल कमिटी ऑफ नेशंस में फॉलो करते हैं, ना अपनी कैपेसिटी दे रहे हैं, ना वो विलिंगनेस दे रहे हैं, ना वो गवर्नेंस बता रहे हैं कि हम कर सकते हैं। तो वो एक पावर हब है, ये तो स्टेट है ही नहीं। इसीलिए आपने नोट किया होगा कि वो रेलेवेंट रहने के लिए एक्सटर्नलाइज करते हैं और इनस्टेबिलिटी को प्रमोट इसलिए करते हैं कि वो उसको स्टेबिलिटी समझते हैं अपने लिए, या सोर्स ऑफ कंटिन्यूएशन ऑफ इनकम समझते हैं जिस तरह। तो ये बिल्कुल इररेलेवेंट सा उनका ना जाना। उलमा अगर कर भी देंगे तो देखिए मॉरल प्रेशर जो और दुनिया के नॉर्म्स और रूल्स ऑफ एंगेजमेंट या बायलॉज या इंटरनेशनल एसओपीज को नहीं फॉलो कर रहा, तो 34 सूबों के का मेरा नहीं ख्याल कि कितना मीनिंगफुल होगा। मोर देन अ मॉरल प्रेशर, नॉट एग्जीक्यूटेबल। मेरा ठीक है, एग्जीक्यूटेबल नहीं है। इस पे ताहिर साहब अब बहुत सी न्यूज़ आउटलेट्स ये रिपोर्ट कर रही हैं कि पाकिस्तान के साथ जो झड़पें हुई ना, इसके बाद से अफगान तालिबान जो है वो इंटरनली वो जो पॉपुलैरिटी है उसमें एक ज़्यादा होती हुई दिखाई दे रही है। बिकॉज नाउ दे हैव अ नैरेटिव कि देखिए हम पर हमला हुआ, हमने रिस्पॉन्ड किया, हमें सपोर्ट कीजिए। और ये भी बताया जा रहा है कि अब पाकिस्तान के साथ ट्रेड और ये रूट बंद होने की वजह से मेडिसिन नहीं पहुंच पा रही, उसका बहुत क्राइसिस है। तो आपको लगता है कि इंटरनली वो एक नैरेटिव भी बिल्ड कर रहे हैं कि ये सारी हार्डशिप हमारे ऊपर पाकिस्तान की वजह से आ रही है, इसीलिए राय कायम की जाए कि जो एक ही कल्प्रेट है इस सारे का वो पाकिस्तान है? मेरे ख्याल में ये सोच बिल्कुल भी गलत है। पाकिस्तान जब तालिबान ने टेक ओवर किया तो सबसे पहले पाकिस्तान ने जो सफारत खाना है काबुल इस्लामाबाद में वो तालिबान के हवाले किया। पाकिस्तान ने हंगामी इजलास बुलाया इस्लामी ममालिक की तंजीम का, OIC का, यहाँ पर इस्लामाबाद में, और सिर्फ अफगानिस्तान के लिए बुलाया था। फिर पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क था जिन्होंने उनके जो 9 अरब डॉलर अफगानिस्तान के मुंजमद किया अमेरिका ने, उसके खिलाफ आवाज़ उठाई। और पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क था जो हर फोरम पे दुनिया को, यूनाइटेड नेशन में भी और हर जगह पे, कि तालिबान को आप इंगेज करें। तो ये तो पाकिस्तान की ही सोच थी। और ये जो साबिक ईसाई चीफ जिसको भी सजा हुई है वो तो एक अलग मौजूद है, लेकिन जब वो गए थे वहां पे तो उस वक्त तशवीश थी पाकिस्तान में कि वहां से TTP के लोग रिहा हो गए, जेलों में थे, और एक मसला पाकिस्तान के लिए बनेगा, और वो सोच उस वक्त ठीक थी। अभी मसला बन गया है। तो पाकिस्तान में जो हो रहा है, और अब तो ये यहाँ तो एक ही मौका है। जिस तरह इसाक डार साहब को हमने सुना गुज़िश्ता में कि 4000 यहाँ पर शहादतें हुई सिक्योरिटी फोर्सेस की, पर 20,000 तक लोग सिक्योरिटी फोर्सेस के जख्मी हैं, और हर रोजाना कुछ ना कुछ आज भी वाकयात हुए हैं बाजार में, आपने देखा। तो ये चीजें होती रहती है। तो लिहाजा मतलब कि पाकिस्तान ने तो ये किया था, पाकिस्तान में तो ये सोच नहीं थी। पाकिस्तान का तो वैसे भी मौजूद है मेहमान, ये बता भी देंगे। मैंने यहाँ जन एहसान को सुना गुज़िश्ता में कि पाकिस्तान की अफगानिस्तान से मुतालिक बावजूद हर सब कुछ के एक स्ट्रेटेजिक पेशेंस की पॉलिसी थी, रिस्ट्रेंट की पॉलिसी थी। लेकिन पाकिस्तान जब आप पे हमला होता है तो फिर तो आपको तो राइट है ना, फिर लोग भी आप पे सवालात करेंगे। तो लिहाजा वहां पर एक सोच तब्दील होनी पड़ेगी कि पाकिस्तान अगर एक बात करता है, आपसे नाराज है या आने जाने के रास्ते बंद है, हालांकि हम मैं उसकी सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं करूंगा कि आप रास्ते बंद कर दे, वो तिजारत हमारी भी मुतासिर होती है, लेकिन सिक्योरिटी पे तो कोई कंप्रोमाइज नहीं करता ना, बिल्कुल कोई भी नहीं करता, अफगानिस्तान भी नहीं करता। ठीक है खालिद साहब, आई हैव द लास्ट मिनट। अमेरिका की सिक्योरिटी इशू सबके लिए सही ठीक है खालिद साहब, अमेरिका की नई नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी जारी होती है, पॉलिसी, इसमें स्ट्रेंजली पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों का जिक्र नहीं है। अब क्या ये अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी जो ट्रंप की है उस वजह से है कि वो फोकस करना चाहते हैं कि हम
डोमेस्टिक इश्यूज़ पे फोकस करें, या फिर इसमें कोई और भी इंटरप्रिटेशन हो सकती है? अब रिपोर्ट ये कहती है, जो सिगार इंस्टीट्यूशन है, कि $7 बिलियन का एम्यूनेशन पड़ा हुआ है अफ़गानिस्तान में, जो कि हमसाया ममालिक के ख़िलाफ़ यूज़ भी हो सकता है, एंड स्टिल अमेरिका डज़ नॉट इवन डिस्कस इट। बिल्कुल आपने ठीक पॉइंट आउट कहा कि ये इंटेंशनली हो सकता है, बिकॉज इतना वॉलेटाइल एरिया जिसके अंदर उनका असला भी पड़ा हुआ है, अफगानिस्तान की हुकूमत है जिसको रिकग्नाइज नहीं करते, इंडिया और पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट में का हुआ जिसको वो 60 दफा कह चुके हैं कि ब्रांड न्यू ब्यूटीफुल एयरक्राफ्ट गिरे हैं, लेकिन वो थ्रू आउट क्रेडिट सिर्फ इस चीज का लेते हैं कि मैंने जंग बंद कराई, लेकिन वे फॉरवर्ड की बात नहीं करते। आप नोट करें, जरा रिकॉल करें, उन्होंने पहले भी कहा था मैं कश्मीर का मसला हल करवा सकता हूं। आप इसका मतलब है जंग की जो कॉजेज हैं उसकी तो बात कर रहे हैं, पहले इफेक्ट की आप बात करते हैं कि 2 मुल्क लड़े हैं, ये न्यूक्लियर थे, मैंने बंद करा दिया। एक दफा भी उन्होंने 60 दफा में से ये कहा है कि ब्रांड न्यू ब्यूटीफुल एयरक्राफ्ट गिरे हैं, लेकिन मैं कुछ कर रहा हूं कि आइंदा ये ना गिरे किसी तरफ से भी, उसकी बात नहीं करते अनफॉर्चुनेटली। तो आई थिंक हमें डिप्लोमेटिक ये कैंपेन कंटिन्यू करनी चाहिए जिसके अंदर हम उनको अप्रोच करें कि जनाब सोर्स या जो कॉज है वो अभी तक मौजूद है, आपने इफेक्ट को कंट्रोल कर लिया, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन कॉज तो उसी जगह है। उन्होंने कितनी दफा इंडिया को कहा, जितनी दफा वो प्रेशर डालते हैं, वो सिर्फ उनको फिक्र है कि मैं तेल क्यों ले रहे हो रशिया से, टैरिफ में लगा दूंगा, मैं उस फलां मुल्क से ट्रेड नहीं करोगे तुम, इसको कर्टेल करो, अमेरिकन इन्फ्लुएंस ज्यादा बढ़ना चाहिए। लेकिन वो अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि वो इस तरफ नहीं कहते कि मैं प्रेशर अपना या गुड ऑफिस अपना इस्तेमाल करूंगा फॉर द पीसफुल सेटलमेंट ऑफ द कश्मीर इशू, जो 78 सालों से इशू चल रहा है, उसकी तरफ बात अनफॉर्चुनेटली नहीं होती। आई विश के उस तरफ भी बात। सोल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच डोनाल्ड ट्रंप की दिखाई नहीं देती, जो कि होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया ताहिर खान साहब। खालिद चिश्ती साहब मौजूद थे। ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने मुलाहिज़ा किया, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।